एग्रीमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिनमें सबसे पहले हमने देखा किसी को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। किसी को बिजनेस करने से रोकने का एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। इसी तरह से तीसरा आपके पास है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। किसी को कानूनी कार्रवाई करने से रोकने का एग्रीमेंट भी आपके पास क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। मिसाल के तौर पर ए और बी इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। किस चीज का एग्रीमेंट कर लिया कि भाई अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी बंदा, कोई भी पार्टी जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो दूसरी पार्टी के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती। ठीक है, मिसाल के तौर पर ए और बी ने क्या किया, एक प्लॉट का एग्रीमेंट किया और साथ ही ये मेंशन कर दिया क्या कि जो पार्टी भी कानूनी कार्रवाई करेगी वो दूसरी पार्टी को डैमेजेस देगी। आपस में क्या एग्रीमेंट कर लिया कि जनाब ये प्लॉट हम बेचेंगे, लेट सपोज 1 करोड़ रुपए का, और साथ ही मेंशन कर लिया कि जनाब ए या बी अगर इनमें से कोई पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी पार्टी, फॉर एग्जांपल ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने कहा जनाब बी जो है वो लीगल कार्रवाई मेरे खिलाफ नहीं करेगा। अगर इसने लीगल कार्रवाई की तो ये 1 लाख रुपए हर्जाना मुझे पे करेगा, डैमेजेस। ये जनाब उन्होंने लिख लिया। अब लेट सपोज ए ने जनाब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब बी चला गया कोर्ट, लीगल कार्रवाई कर दी। तो अब ए कहेगा कि सर हमने तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी बंदा ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो दूसरा बंदा उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं करवा सकता, और अगर करवाएगा तो वो 1 लाख रुपए जुर्माना देगा। तो सर इससे जुर्माना लें पहले। तो लोग कहते नहीं भाई साहब, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो है वो नहीं है दुनिया के अंदर जो किसी दूसरे बंदे को इंसाफ लेने से या लीगल प्रोसीडिंग से क्या करता हो, रोकता हो। क्लियर, समझ आई बात की। अच्छा, अब इसी कहानी में एक थोड़ी सी हम जरा डिफरेंट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी आपस में कहते हैं कि भाई अगर हमारे दरमियान डिस्प्यूट हुआ और एक बंदा कोर्ट चला गया, तो जो इनिशियल कोर्ट या लोअर कोर्ट का फैसला होगा उसी को मानेंगे, कोई बंदा अपील में नहीं जाएगा। देखिए, हम जब भी कोई कार्रवाई होती है ना, तो अगर सिविल मैटर है तो वो सबसे पहले केस जाता है सिविल कोर्ट में, ठीक है जी। अगर क्रिमिनल मैटर है तो वो फिर जाएगा आपके पास सेशन कोर्ट में, ठीक है। तो आप उसके बाद ये लोअर कोर्ट्स होती हैं। लोअर कोर्ट्स में जनाब जैसे ही कोई फैसला आता है तो उस फैसले को अगर कोई एक पार्टी नहीं कबूल कर रही या नहीं मान रही, तो फिर वो उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करती है हाई कोर्ट में, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट के फैसले में भी किसी किस्म का अगर उनको शक व शुबा है तो फिर वही बंदा वो सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करता है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करता है, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट कह देती है वही नॉर्मली फाइनल, फुल एंड फाइनल फैसला होता है। उसके बाद उनके पास कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं होता, प्लेटफॉर्म उनके पास कोई नहीं होता। वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, तो उनको एक प्रिविलेज हासिल होता है, वो किसी भी केस को रफा दफा कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अगर दो पार्टीज ये कह लेती हैं, ए बी को कहता है और बी ए को दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं जनाब कोई भी पार्टी अपील में नहीं जाएगी, तो अपील तो कानूनी हक है ना। यहां पे देखिए, ये लीगल प्रोसीडिंग हर बंदे का कानूनी हक है, तो इससे रोकने, कानूनी हक से रोकने का एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। तो यहां भी क्या है जनाब, अपील है। यहां भी क्या है, अपील है। तो अपील भी कानूनी हक है, लेकिन इसके बारे में लॉ कहता है कि जनाब अगर आप अपील करने से रोकेंगे तो इट वुड नॉट बी कंसीडर्ड कि आप लीगल प्रोसीडिंग से रोक रहे हैं। आप कोर्ट में तो लेके जा रहे हैं ना भाई, लोअर कोर्ट में फैसला आएगा तभी आप अपील में जाएंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक रहे, आप किससे रोक रहे हैं, अपील करने से रोक रहे हैं। तो लॉ कहता है कि अगर कोई बंदा, अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इस तरह का है कि जिसमें लिखा हुआ है कि जनाब कोई भी पार्टी अपील में नहीं जाएगी, ठीक है, यानी कि फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा, तो वो लीगल प्रोसीडिंग से रोकने के डेफिनेशन में नहीं आएगा। दिस इज नॉट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन नहीं है। ये मैं क्या बात कर रहा हूं कि जनाब ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि लीगल प्रोसीडिंग से रोकना है। ओके,
यहां पर हम ये कह सकते हैं रिस्ट्रेंट फ्रॉम या रिस्ट्रेन फ्रॉम अपील does not या is not considered restraint या restrain from legal proceeding। ओके, ये इसके डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा, किसी को अपील करने से रोकना। क्लियर? अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान का एक कानून है कि दो पार्टीज अगर डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हैं, या कोई भी आपके पास कोई भी पाकिस्तान में कितनी हाई कोर्ट्स हैं, कोई आइडिया? कितनी हाई कोर्ट्स हैं जनाब पाकिस्तान में? 6 गिनवाएं जरा, कौन कौन सी? लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दैट इज नॉट कराची, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट। तो बेसिकली, और इसके बाद तो ये फैसलाबाद हाई कोर्ट है ना, शेखुपुरा हाई कोर्ट। देखिए भाई, आपके पाकिस्तान में 5 हाई कोर्ट्स हैं, हर प्रोविंस के अंदर उसके कैपिटल में एक एक कोर्ट मौजूद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और एक आपके पाकिस्तान के कैपिटल में कोर्ट मौजूद है, मतलब पंजाब प्रोविंस है, इसका कैपिटल है लाहौर, तो लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। सिंध प्रोविंस है तो उसका कैपिटल है कराची, उसको हम लोग सिंध हाई कोर्ट कहते हैं। इसी तरह से आपके पास KPK का कैपिटल है पेशावर, तो पेशावर हाई कोर्ट। इसी तरह से आपके पास बलोचिस्तान का कैपिटल कोयटा, तो कोयटा के अंदर जनाब बलोचिस्तान हाई कोर्ट, ठीक है जी। और एक जो है वो आपके पास 5वीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ओके। और सुप्रीम कोर्ट कितनी है जी? एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जिसके डिफरेंट बेंचेस जो है वो बैठा करते हैं। एनीवेज, अब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के शहरी या कोई भी बंदा जो है वो, उसके पास राइट है कि वो पाकिस्तान की किसी भी कोर्ट में क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। अगर सिविल है, क्रिमिनल है तो जारी बात है वो कंसर्न FIR होगी कंसर्न थाने के अंदर, और हर थाने का अपना अलग अलग उनके पास कोर्ट्स होती हैं। सेशन नॉट क्रिमिनल, दैट इज सेशन। देखिए, सिविल मैटर्स जहां पे डिस्कस किए जाते हैं, जमीन के, कॉन्ट्रैक्ट्स के, मतलब जहां पे जुर्म नहीं है, जहां पे क्राइम नहीं है, ठीक है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस हैं, कब्जा, तो वो सेशन में जाता होता है। नहीं, वो एक ही आपके पास बिल्डिंग होती है, सिविल कम सेशन जज, हम एक नाम, एक डेजिग्नेशन होता है। जब वो सिविल मैटर देख रहा होगा तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, सिविल जज है। जब जैसे ही वो सेशन यानी कि क्राइम को देख रहा होगा तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, सेशन जज। और बिल्डिंग अलग अलग नहीं होती। आप कभी कोर्ट गए हैं? अच्छा, वो कोर्ट के अंदर पता क्या होता है, वो कोर्ट्स ऐसी जैसे मूवीज में दिखाते हैं ऐसी नहीं होती। तो कोर्ट्स का सीन ये होता है कि आपके पास एक बिल्डिंग है प्रॉपर, ठीक है, उसमें कमरे हैं, इतने बड़े कमरे नहीं है, कमरे हैं। हर कमरा, जैसे आपके यहाँ पे क्लासरूम्स हैं, तो हर कमरे के अंदर एक जज बैठा हुआ है और कहते हैं जनाब ये फलां जज की कोर्ट है। सिर्फ प्रोटोकॉल मिलता है हाई कोर्ट के जजेस को, क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ एक ही है और उस हाई कोर्ट के अंदर डिफरेंट जजेस हैं, हर जज के पास अपना अपना रूम है। लेकिन जब उन्होंने बेंच बना के फैसला करते हैं तो फिर उनके पास एक बड़ा रूम है जहां पे वो 3 या 5 का बेंच बनाकर फैसला करते हैं। तो ये जनाब कोर्ट्स का जो है वो प्रोटोकॉल होता है। एनीवेज, जो मैं मकसद जिस चीज के लिए मैंने आपको एग्जाम्पलीफाई किया, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी मिस्टर ए और मिस्टर बी ने आपस में फैसला कर लिया, क्या, एक तो अपील में नहीं जाएगा, वो तो हमने कंसीडर कर लिया। एक अब नई चीज क्या है जी, वो कहता है कि जनाब जो भी अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो कोई भी बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल नहीं करेगा। मतलब किसी एक कोर्ट से रोक लेना, एक कोर्ट से प्रोसीडिंग को रोक लेना एग्रीमेंट के जरिए। तो लॉ कहता है कि जनाब ये भी रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा।
ठीक है, मतलब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकते, लाहौर में कर दें, पेशावर में कर दें, सिंध में कर दें। क्लियर? कि किसी एक स्पेसिफिक कोर्ट से रोक लेना, एक या एक से ज्यादा कोर्ट से रोक लेना, वो लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के जुमरे में नहीं आएगा। समझ आ गई बात की? एनी क्वेश्चन? नहीं समझ आई बात की? आपको हाँ जी बेटा, आपको नहीं समझ आई? पक्की बात है बेटा, आपका फर्स्ट डे आज? हाँ जी, तो आपको देखा मैंने आज है, वैसे समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा जी बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे किसी ने पूछा था, किसने क्वेश्चन कहा था बेटा? ऑल ओके? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं restricting from one court restricting from legal proceeding in specific court is not considered restraint of legal proceeding. क्लियर? तो बेटा ये दो चीजें, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक्सेप्शंस नहीं है, ये आपके रूल्स हैं, ये लॉज हैं कि जनाब याद रखना, क्योंकि ये दोनों चीजें कंफ्यूज कर देती हैं कि आप अगर किसी एक कोर्ट से रोक रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब आप लीगल प्रोसीडिंग से रोक रहे हैं। तो इस वजह से कानून ने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई साहब इसका मतलब लीगल प्रोसीडिंग से रोकना नहीं है, किसी को अपील करने से रोकने का मतलब लीगल प्रोसीडिंग से रोकना नहीं है। मतलब हम उनको हक दे रहे हैं कि भाई साहब जाइए लीगल प्रोसीडिंग कीजिए, लेकिन अपील में नहीं जाएंगे, जो कोर्ट ने फैसला कर दिया वो कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप किसी स्पेसिफिक कोर्ट में नहीं जाएंगे, इस कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट में जाके केस फाइल कर दें, ये भी इंसान के पास राइट होता है। आप अगर आपका केस अगर किसी स्पेसिफिक कोर्ट में मौजूद है ना, किसी स्पेसिफिक जज के पास है एक कोर्ट के अंदर, तो आप अपने जज को एप्लीकेशन देके चेंज कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि सर ये जज जो है वो बाइस्ड है। जो अच्छे वकील होते हैं ना, जो अच्छे वकील होते हैं वो काम ही ये करते हैं, अगर उन्होंने केस को लटकाना हो, केस लटकाने का मतलब क्या होता है, उनको पता है कि मेरे क्लाइंट को सजा हो जानी है या मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो है वो वर्डिक्ट आ जाना है, तो वो फिर क्या करना शुरू कर देगा, वो इस तरह के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। कभी पेश ही नहीं होगा, और 2-3 जनाब तारीखों के बाद अगर पेश हो भी गया, अगर पेश हो भी गया 2-3 तारीखों के बाद, जाके कह देगा कि जज साहब मैं तैयारी नहीं करके आया। अगर जज ने कहा कि आज मैंने फैसला सुनाना है, कहें जी आप फैसला नहीं सुनाएंगे, मैं ट्रांसफर करवा रहा हूँ, ट्रांसफर की जनाब एप्लीकेशन दे दी, तो तंग करते हैं वकील, वकला जो होते हैं। ठीक है, तो केस को लटकाने के लिए तो ये, और हर वकील के बस की बात नहीं होती। जो अच्छे वकील होते हैं, अच्छे मीन्स कि जो दबंग वकील होते हैं, वो ये काम करते हैं, जिनसे जजेस भी डरते हैं, वो ये काम करते हैं। एनीवेज, तो जनाब आप इनको क्या कर सकते हैं, अगर एक कोर्ट में अगर एक जज से आप फैसला नहीं लेना चाहते तो आप दूसरे जज के पास दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम इस रूल की पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन। किस रूल की? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, इस रूल की एक्सेप्शन। कहता है जनाब ए और बी ने आपस में फैसला कर लिया, क्या, अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो हमारे में से कोई बंदा कोर्ट नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लेकिन साथ ही लिख दिया बल्कि किधर जाएगा, वो जाएगा आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्रेशन? सालिसी। ठीक है जी, एक बंदा सालिस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एग्रीमेंट कर लेंगे आपस में। किस चीज का एग्रीमेंट करेंगे कि जनाब ए और बी कहते हैं जनाब अगर कोई मसला क्रिएट हुआ तो हम मिस्टर सी के पास जाएंगे, जो कि हमारा आर्बिट्रेटर है। जी, आर्बिट्रेशन का मतलब हकीकत में पंचायती होता है।
ठीक है, तो ये नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं जब जहां पे या तो दो लोग आपस में रिश्तेदार हों और वो अपनी रिश्तेदारी खराब नहीं करना चाहते, या ऐसे लोग जो किसी कबीले से ताल्लुक रखते हो और वो गांव के अंदर मौजूद हो। ओके, तो ये नॉर्मली वहां पे हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो लॉ कहता है कि जनाब बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, अगर आपस में सुलह सफाई के साथ जो है वो मामला खत्म कर लेते हो तो दैट्स रियली गुड, हमारे पास आगे जलील होने की तुम लोगों को क्या जरूरत है। ओके, तो इस वजह से लॉ कहता है कि जनाब अगर आप ये एग्रीमेंट करते हैं कि कोई बंदा किसी के खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं करेगा बल्कि आर्बिट्रेशन में जाएगा और जो आर्बिट्रेटर का फैसला होगा दैट वुड बी फुल एंड फाइनल, तो हम कहते हैं जनाब ये एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको टेक्निकली हम लोग कहते हैं गो फॉर रेफरेंस। ठीक है, एग्रीमेंट टू गो फॉर रेफरेंस। अब रेफरेंस का मतलब होता है कि जनाब किसी को रेफर करना कि अच्छा फलां बंदा हमारा फैसला करवा दे, आर्बिट्रेशन। जी बिल्कुल, कोई भी बंदा हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है जनाब, वो आपके मोहल्ले का चौधरी भी हो सकता है, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है। सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक खानदान का आपस में झगड़ा, 2-3 भाइयों का, ठीक है, 2-3 भाइयों का आपस में झगड़ा। उस एरिया के अंदर एक और खानदान रहता है, उनका छोटा बेटा जो कि सिर्फ और सिर्फ 22-23 या 24 साल का है, वो आके उसने जनाब उन पूरे खानदान की सुलह करवाई और जो भी उनके दरमियान मसले थे वो मसले मसाइल हल करवाए, और जिनके दरमियान मसला था उन्होंने उस बंदे की बात सुन ली। अब सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वैरी करती हैं। ठीक है, तो अब वो जो बंदा जो फैसला कर रहे हैं हम उसको क्या कहेंगे, ये बंदा कौन है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर एग्रीमेंट से पहले भी असाइन किया जा सकता है और एग्रीमेंट के बाद भी कह सकते हैं जनाब आर्बिट्रेशन में जाएंगे, डिसाइड कर लेंगे जो भी आर्बिट्रेटर हुआ। क्लियर, समझ आ गई बात की। तो जनाब आर्बिट्रेशन या एग्रीमेंट ऑफ रेफरेंस, ये आपके पास इसकी एक्सेप्शन है कि जनाब ये एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक होगा, बेशक ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है। ओके, अच्छा, अब लेट्स सपोज जनाब एक बंदा कोर्ट चला गया। अब एक क्वेश्चन जो है, यानी कि केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया किस चीज का, कि भाई साहब केस जो है वो विड्रॉ करो कोर्ट से और आपस में निपटा लेते हैं या रेफरेंस में ले जाते हैं, यानी कि आर्बिट्रेशन में ले जाते हैं। तो लॉ कहता है कि जनाब ये एग्रीमेंट भी क्या होगा, बिल्कुल ठीक एग्रीमेंट होगा। ठीक है, ये कौन सा एग्रीमेंट है, ये कोर्ट जाने से पहले। तो लॉ कहता है जी कोर्ट जाने से पहले क्या एग्रीमेंट करेंगे, तो वो भी एक्सेप्शन बिल्कुल ठीक माना जाएगा। कोर्ट जाने के बाद भी और कोर्ट के फैसला आने से पहले, ठीक है, बिफोर डिसीजन बाय कोर्ट, कोर्ट के वर्डिक्ट आने से पहले, कोर्ट के फैसला आने से पहले अगर आप केस विड्रॉ कर लेते हैं और आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं तो लॉ कहता है कि वो भी हमारे लिए क्या होगा, बिल्कुल ठीक एग्रीमेंट होगा। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट ऑफ रेफरेंस for any question raising in court before court's verdict। ठीक है, ये मेरी वर्डिंग है, लॉ इसके बारे में क्या कहता है वो भी हम लोग देख भी लेते हैं। यहां तक बेटा किसी किस्म के मसले मसाइल, कोई प्रॉब्लम, ऑल ओके। अब जरा बुक में क्या लिखा है हम वो पढ़ लें ताकि हमें बुक की वर्डिंग भी पता चल जाए। देखिएगा बेटा, कहता जी रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, बेसिक रूल आपके पास क्या जी, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली, दिस इज पेज नंबर 80, पेज नंबर 80 जी, ठीक है जी। Thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals। Ordinary tribunals का मतलब होता है कि ये लोअर कोर्ट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, जो भी आपके पास केस है।
or which limits the time within which he may thus enforce his rights is void or to that extent. अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है जी, लीगल प्रोसीडिंग से हम लोग नहीं रोकते, हम कहते हैं लीगल प्रोसीडिंग करो, लेकिन टाइम लिमिट कर देते हैं। किस चीज़ का टाइम लिमिट करते हैं कि जनाब इन्होंने ए और बी ने एग्रीमेंट कर लिया कि जनाब अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो कोई भी बंदा सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर केस फाइल कर सकता है, अगर 15 दिन गुजर गए तो केस फाइल नहीं कर सकता। तो लोग कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट भी गलत है, ऐसा कोई नहीं है ना। आप टाइम लिमिट कर सकते हैं, जो आपको पता है कि एक लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है कि 3 साल के बाद हर चीज़ जो है वो एक्सपायर हो जाती है। कहता जी आप उस लॉ को देखते हुए आप ना तो टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही किसी बंदे को लीगल प्रोसीडिंग से रोक सकते हैं। ओके, अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 50 जनाब मेरे पास है। अनवर एग्रीज टू सेल शुगर टू बशीर एंड बोथ एग्री दैट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी पार्टी नन ऑफ देम विल गो टू द कोर्ट। तो ये एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। फिर इसके बाद एग्जाम्पल 51 देखिए। आजम गिव्स बाबर ₹1 लाख एज अ लोन फॉर 1 year एंड एग्रीज दैट इफ बाबर फेल्स टू रिटर्न द लोन आजम मस्ट सू विद इन 2 years although period of limitation as per law of limitation is 3 year। ठीक है जी, उसने क्या कहा जनाब अगर कोई मसला हुआ मैं पैसे ना दे सका तो 2 साल में केस कर देना, 2 साल के बाद तुम केस मेरे पे नहीं कर सकते। तो उसने क्या कर दिया, टाइम को लिमिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है जी, जैसे मैंने बताया कि 2 चीजें जो है वो लीगल प्रोसीडिंग से रोकने की डेफिनेशन में नहीं आती। यहाँ पे जनाब देखिए, द फॉलोइंग आर नॉट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। Okay, number 1, an agreement whereby the parties agree not to file an appeal in upper court of law। अपील की हमने बात कीजिए, ओके, कि जिसमें 2 पार्टीज एग्रीमेंट कर लें कि जनाब हम अपील में नहीं जाएंगे। तो अपील में ना जाना हकीकत में लीगल प्रोसीडिंग से रोकना नहीं होता। सॉरी नहीं सर, अपील केस होने के बाद होता है। मैंने अभी वही तो आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले केस किस में आता है, या सिविल कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में केस आता है पहले। ठीक है, उस केस में जाहिर बात है कोर्ट ने कोई डिसीजन देना होता है। अब जैसे कोर्ट डिसीजन देगी एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद डिसीजन ऑफ कोर्ट तो आप उस डिसीजन के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपील हकीकत में आपके कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ होती है, लेकिन उसी कोर्ट में नहीं होगा, सारी बात है अपर कोर्ट या हायर कोर्ट में होगा। प्लीज प्लीज प्लीज। डिसीजन दे दिया सर, फिर अपील क्यों रखी? लॉ तो सेम है। बिल्कुल, देखें बाज़ औक़ात हर जज की पावर सेम नहीं होती, हर जज को कानून ने मुख्तलिफ पावर्स दी हुई हैं। मिसाल के तौर पर जो है ना आपके पास एक जज है सिविल कम मैजिस्ट्रेट या सेशन, जज ग्रेड 1 ये एक लेवल है, फिर आता है ग्रेड 2, फिर आता है ग्रेड 3। ठीक है जी, फिर आपके पास आता है सेशन जज। ठीक है, इसको हम लोग मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं, सिविल कम मैजिस्ट्रेट। ठीक है जी, तो आप इसको सिंपली मैजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं। ओके, इन सब के ऊपर आता है सेशन जज, जो कि सिविल और मतलब सारे के सारे मैटर देख रहा होता है। ठीक है, ये लोग कौन होते हैं? ग्रेड 1, ये सबसे छोटा जज है, जिसकी पावर सिर्फ इतनी है कि ये ज्यादा से ज्यादा कोई 50-60 हज़ार रुपए का केस सुन सकता है। मतलब अगर कोई 50-60 हज़ार रुपए का घपला है तो वो सुन सकता है, कोई कत्ल का केस आ गया तो वो ये नहीं सुन सकता। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा तकरीबन कोई 3 मंथ, जिस ऐसा केस जिसमें 3 महीने की सजा हो सकती है, सिर्फ वो ये केस सुन सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने से 1 साल वाला, ये आपके पास 1 साल से लेकर तकरीबन कोई 3 साल वाला, और ये जनाब सजाए मौत का केस भी सुन सकता है 302 का। और इसके पास इतनी पावर नहीं होती, इतनी ज्यादा पावर्स नहीं होती कि जनाब ये केस को बरी कर सकता है। इसका कोई मतलब इसके पास राइट्स है कि ये बरी कर सकता है अगर इसको लग रहा है, लेकिन अगर केस कॉम्प्लेक्स है
तो इसके पास इतनी पावर नहीं होती कि जनाब ये बरी कर दे, क्योंकि अगर इसने बरी कर दिया, इसने कोई भी डिसीजन दिया, खास करके अगर इसने बरी कर दिया, तो वहां पे इससे इतनी हैवी किस्म की पूछ-गुछ होती है कि ये बेचारा आंसर नहीं दे पाता। तो इसलिए 90% मैटर्स जो कि मर्डर के होते हैं नॉर्मली, वो सेशन जज जो होता है उनको सजा कर देता है, और वो तकरीबन 90% जो मैटर्स हैं वो जाके अपील में सही वाज़िया होते हैं हाई कोर्ट के अंदर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर आप खबरें वगैरह देखें, तो जितने भी मर्डर्स के मैटर्स हैं वो अपील में बरीयत की तरफ जाते हैं, वो डायरेक्टली बरी नहीं हो जाते। ठीक है, वो अपील क्यों? क्योंकि इन जजेस के पास इतनी पावर्स नहीं होती। ये भी तेरा सबसे छोटा जज होता है, जैसे मैंने बताया। एक बंदे को मर्डर के लिए सजा मौत हो गई, तो वो तो फिर अपर कोर्ट पे जाता जाएगा, वो डिले हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए सजाए मौत सुनाने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको बता दिया कि जनाब ये फलां तारीख को इसको सजा सुनाई जाए। ठीक है, उन्होंने टाइम रखा होता है, 30 दिन का टाइम होता है अपील का। ठीक है, 30 दिन का टाइम होता है अपील का, तो उस टाइम में आपने फैसले के खिलाफ अपील दायर करनी होती है। ये हर जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट देगी जाकर मौका। फाइनल जो उनका होगा ना फैसला, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। मिसाल के तौर पर अब अगर एक बंदा जिसने मर्डर किया, सेशन कोर्ट में उसको सजाए मौत हो गई, ठीक है, इसका केस अब अपील के लिए जाएगा हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में फिर से इसको सजा हो गई, इसको बरी कर दिया, तो दोनों पार्टीज जो कि फैसले से डिससेटिस्फाइड है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करते हैं दैट वुड बी फुल एंड फाइनल। और जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया हुआ है कि वो किसी भी बंदे को बरी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सर बाल की उसके से होती है कि नहीं? किस चीज़ की? जब वो कुर्सी से नीचे आते मतलब एक मतलब बंदे को फ्री में मतलब दिया गया इसको कत्ल से करना। नहीं, वो नहीं होता, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि जी बस ठीक है, गलती से तुम्हें पकड़ लिया था, जब कोई पूछ-गुछ नहीं होती। यही तो हमारा पाकिस्तान के कानून का मसला है। वकील क्यों तगड़े हैं? वकीलों को पुलिस वाले क्यों हाथ नहीं लगाते, या कोई भी हाथ क्यों नहीं लगाता? उनको कानून का पता है भाई, उनकी इतनी प्रोटेक्शन लॉ उनको करता है। अब लॉयर्स की प्रोटेक्शन नहीं करता जितनी ज़्यादा एक पाकिस्तानी शहरी की प्रोटेक्शन करता है। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 7-8 पढ़े ना, तो उसके अंदर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जनाब आप हर जो शहरी है पाकिस्तान का, वो शहरी इज्जतदार है, और कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो उसका पब्लिक सर्वेंट है, वो उसके साथ किसी किस्म की बदतमीजी नहीं कर सकता। आपको रोक के तलाशी नहीं ले सकते कोई भी बंदा। लेकिन एट द सेम टाइम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पास आर्टिकल जो आई थिंक 40 पता नहीं कौन सा आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अंदर मेंशन है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर जो है, ठीक है, यानी कि जैसे इन लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, ये लोग शक की बिना पे आपसे पूछगिछ कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने आपको रोका है रास्ते में, तो आपकी उसने तलाशी ली है, तो वो अपने ड्यूटी निभा रहा होगा, ठीक है, तो आपका भी काम बनता है तो उसको तलाशी लेने दें, कोई मसला नहीं। ऑफ ड्यूटी नहीं कर सकते, ऑन ड्यूटी। और अगर वो बंदा आपसे बदतमीजी करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको शट अप कॉल देता है, फिर उसकी बदतमीजी के खिलाफ एक रिट दायर होती है जिसको कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ना 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 भाई साहब, यही तो हमारे प्रॉब्लम है। आप रिट दायर करें, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, कि कोई भी बंदा जो है वो अपने पावर से बियॉन्ड जाके कोई काम कर रहा है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन उसको मना किया है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, एक रिट की देर होती है, बस पूरा थाना हाजिर हो जाता है, सिवाय मतलब समेत एसपी। और एसपी की क्लास वो ऐसी लगाते हैं। और मजे की बात बताऊं, सारी की सारी रिट्स दायर ही हाई कोर्ट में होती हैं, और हाई कोर्ट के जज के सामने तो जनाब मतलब प्राइम मिनिस्टर की भी बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? एसपी की क्या बात है? तो ये अब ये जो बातें हैं सारी के सारी, अब आम शहरी को ये बातों का नहीं पता, इसलिए वो रौब झाड़ते हैं अपना। वकीलों को इन बातों का पता है। वकील कहते हैं आओ करो बदतमीजी, आओ, वो कहता है पाइन जाओ, नहीं नहीं तुम कोट मेरा सिर फाड़ दरा, मेरा यहाँ पे मेरे यूनिफॉर्म को हाथ डालो, डालो जरा देखो क्या होता है। समझ रहे बात को? उनको बेटा कानून का पता। और यही काम सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, यह हर शहरी के लिए है। पाकिस्तान का कानून जो है वो तमाम शहरियों के लिए बराबर है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर लॉ की।
और यार वो तो उसने चबले मार रहा था वो